कांता अपने इकलौते बेटे रमेश के लिए लड़की देखने के लिए पड़ोसन कावेरी के साथ मीरा के घर जाती है। कुछ देर बाद मीरा तैयार होकर उनके सामने आती है और पैर छूते समय उसके हाथ में खुजली होने लगती है, जिसके कारण मीरा कांता के पैर छूने की जगह अपने हाथों को खुजलाने लगती है। ये देखकर कांता हैरान हो जाती है और धीरे आवाज में कावेरी से बोलती है, कावेरी, ये मेरी होने वाली बहू क्या कर रही है? तूने तो कहा था वो लड़की बहुत संस्कारी है, लेकिन ये तो मुझे अजीब ही सी लग रही है। पैर छूने की जगह बैठकर अपने हाथों में खुजली करने लगी। कांता, तू भी ज्यादा सोचती है। अरे हो सकता है कि पैर छूते टाइम उसके हाथ में खुजली होने लग गई हो, इसीलिए वो पैर छूने की जगह अपने हाथ को खुजला रही हो। ये क्या बात हुई? इसको इसी टाइम खुजली करनी थी हाथों में। कांता, तू भी क्या बात करते? खुजली भी करने का कोई समय होता है क्या? चुपचाप से बैठ जा, अब सभी घूर रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ कावेरी, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। एक बार इसकी माँ से पूछ ले क्या कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। कांता, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए तू ये सब बकवास कर रही है। मैंने इस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। लड़की सच में बहुत अच्छी है। तो इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही है? मैं सच बोल रही हूँ कावेरी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक है, तेरा बेटा मेरा भी कुछ लगता है। मैं ऐसे ही गलत जगह थोड़ी तेरे बेटे की शादी करवा दूंगी, इसीलिए अब तू चुप हो जा। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और तू अब कुछ नहीं बोलेगी। क्या हुआ रमेश बेटा, तू इतना चुप क्यों बैठा है? तुझे मीरा तो पसंद है ना? अगर कोई दिक्कत है तो बता। नहीं नहीं आंटी जी, आप तो मुझे बचपन से जानती हो। मेरी हर पसंद नापसंद आपको पता है, तो आप मेरे साथ कुछ गलत थोड़ी कर सकती हो। आप जो कुछ भी करोगी ना, उसके लिए मैं सहमत हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे मीरा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तू उस लड़की से शादी करे। ठीक है आंटी जी, अगर आपको और माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। रमेश की बात सुनकर कावेरी बहुत खुश हो जाती है और दोनों का रिश्ता फिक्स करवा देती है। लेकिन कहीं न कहीं कांता को इस रिश्ते पर शक था। पता नहीं रिश्ता ठीक है या नहीं। दिन बीतते हैं, धीरे धीरे शादी का दिन भी करीब आ जाता है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हल्दी वाले दिन कांता अपने पति और कुछ औरतों के साथ हल्दी लेकर मीरा के घर जाती है और जैसे ही उसे हल्दी लगाती है तो मीरा अपने हाथ पैरों में खुजली करना शुरू कर देती है। ये देखकर रमेश के पिता राजेंद्र बोलते हैं, अरे कांता, रमेश की दुल्हन को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रही है? अरे देखो तो, लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे? अब मैं क्या बोलूं? ये सब कुछ तो आपके बेटे की वजह से हो रहा है। मुझे ये लड़की पहले ही ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन आपके बेटे को अपनी माँ की तो सुननी होती नहीं है। उसको तो अपनी पड़ोसन आंटी पे ही भरोसा था। शादी के लिए हाँ कर दी, उससे पहले इसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे घर में जो भी लड़की आएगी वो अच्छी आए, क्योंकि हमारा बेटा इकलौता है। बाकी का तुम्हारा फैसला। आप चिंता मत करिए, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। किसी और से पूछने से अच्छा है कि मैं खुद की बहू से ही पूछ लेती हूँ कि उसे आखिर दिक्कत क्या है। जब भी उसे मैं देखती हूँ हमेशा खुजली ही क्यों करती रहती है। कांता इतना कहकर अपने साथ आई सभी औरतों को खाने पीने में लगाकर दोबारा से मीरा के करीब जाती। माँ जी, वो मैं खुद ही आपसे ये बात बताने वाली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी एक झूठ पर तय हो। माँ की मुझे। बहू, क्या दिक्कत है? जो भी बात हो मुझे खुलकर बता। तुझे कोई बीमारी तो नहीं है? मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। माँ जी, मुझे खुजली। मीरा जब तक अपनी पूरी बात को पूरी करती और अपनी सास को अपनी खुजली की बीमारी के बारे में बताती, उससे पहले ही उसकी माँ सुमित्रा वहाँ आ जाती है और उसे कुछ कहने से भी रोक लेती है और खुद कांता से बोलती है, क्या समधन जी, आप भी यहाँ बच्चों से बात करने में लग गई। बाहर लॉन में मैंने सबके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था करी है, चलिए ना, वहीं पर चलकर कुछ खा पी लीजिए। जी बिल्कुल, जरूर चलूंगी। बहू मुझे कुछ कहना चाहती है खुजली को लेकर, एक बार उसकी बात सुन लो, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे समधन जी, ये तो बस ये कहना चाहती है कि इसको हल्दी से थोड़ा एलर्जी है, उसकी वजह से इसे थोड़ी खुजली होने लगती है, और कोई बात नहीं है। क्यों मीरा बेटी, सही कहा ना? तू यही कहना चाहती थी ना अपनी सास से? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं माँ जी से यही कहना चाहती थी। अपनी माँ सुमित्रा के डर के मारे मीरा अपनी सास को सच नहीं बता पाती और बीतते समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है और धूमधाम से मीरा और रमेश की शादी हो जाती है। शादी करके नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन वह दुल्हन नहीं बल्कि एक खुजली वाली दुल्हन है।
इस बात से सभी अनजान थे। सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं कि तभी कावेरी वहाँ आती है। इसी को कहते हैं कि समय के साथ इंसान बदल जाते हैं। जब शादी करवाने की बारी थी तब तो कावेरी हमेशा याद रहती थी, लेकिन आज जब बहू घर में आ गई है और बहू का सुख मिलने की बारी है तो कावेरी को किसी की याद ही नहीं आई। अभी बहू को आए हुए कितना ही समय हुआ है जो तू अभी से ही रोना लेकर बैठ गई है। चिंता मत कर, बहू के हाथों की खुजली ठीक हो जाएगी और उसके बनाया हुआ खाने का निवाला भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह शादी तो तूने ही करवाई है ना, तो बहू के पहले रसोई का खाना खाने का हक भी तो तेरा ही है। तू सच बोल रही है ना कांता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू मुझे ताने मार रही है? इसलिए कहते हैं जिसकी हमेशा ही बेइज्जती होती हो, अगर उसे थोड़ी सी इज्जत दे दो तो रास नहीं आती है। मैं तो तुझे यहाँ पे मान देने के लिए बुला रही हूँ ताकि तुझे अपनापन लगे, और तू है कि अपमान समझ के बैठ गई। क्या करूँ, जो चीज कभी कभी मिले उसी पर यकीन नहीं होता है ना, इसीलिए। लेकिन छोड़, अब ये सब जाने दे और बता कि बहू की पहली रसोई कब कर रही है? मैंने तो पंडित जी से पूछ के मुहूर्त निकलवाया है, वह कल का ही बता रहे थे, तो कल ही समय से आ जाइयो। बिल्कुल आ जाऊंगी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन तैयार होकर बन ठन के कांता के घर पहुँच जाती है। मीरा भी अपनी पहली रसोई की रस्म को दिल से निभाती है और खाने की अनेकों चीजें बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी खाना खाने के लिए एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी कांता अपनी बहू मीरा से बोलती है, बहू सबसे पहला खाना अपनी कावेरी आंटी को दे, क्योंकि इसी ने तेरी शादी करवाई है। जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं सबसे पहले कावेरी आंटी के खाने का ही थाली लगा देती हूँ। देख रही है ना कांता, मैंने तेरे लिए कितनी संस्कारी बहू ढूंढ कर दी है। अरे तूने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे मेरी जैसी सहेली मिली है जिसने तुझे इतनी अच्छी बहू ढूंढ कर दी, वरना आज के जमाने में आगे करी बहू किसको ही मिलती है। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने कि तूने बहुत अच्छी बहू ढूंढी है मेरे लिए। अब खुद अपनी तारीफ करना बंद कर और खाना खाकर जा यहाँ से। बहू जल्दी से कावेरी के लिए खाना लगा दे ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। मीरा की पहली रसोई में सभी लोग बड़े खुश थे और बेसब्री से उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मीरा जैसे ही कावेरी की थाली में सब्जी परोसने चलती है, उसे खुजली होने लगती है और उसके हाथ से सारी सब्जी कावेरी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका पूरा हाथ जल जाता है। लेकिन मीरा का खुजली करना बंद नहीं होता, जिस पर कांता मीरा को गुस्से में बोलती है, अरे बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो हमेशा हाथों में खुजली करती रहती है, मानो जैसे तुझे खुजली करने की बीमारी हो। बेचारी कावेरी, पूरा हाथ ही जला दिया उसका, अभी भी खुजली करना तेरा बंद नहीं हुआ है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब ये खुजली डॉक्टर के पास जाकर ही बंद होगी, क्योंकि मेरा दवा खत्म हो गई है। और आपने सही कहा, मुझे खुजली की बीमारी है। ये बात तो मेरे सभी घर वालों ने आपसे छुपाई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आप लोग शादी के लिए मना न कर दे। मीरा की बात सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अनजाने में ही सही, लेकिन कांता अपने इकलौते बेटे की शादी एक अच्छी लड़की से करवाने के चक्कर में एक खुजली करने वाली दुल्हन से करवा बैठती है। गीतांजलि बहुत ही साधारण परिवार से थी। उसकी सारी जिंदगी अपने घर और बच्चों को संभालने में ही निकल गई थी। लेकिन उसकी सहेली गोदावरी बहुत ही अच्छे और अमीर घर से थी। दोनों के बीच में आपसी मेल बहुत अच्छा था। गोदावरी ने कभी भी गीतांजलि को अपने अमीर होने का कोई घमंड नहीं दिखाया। एक दिन वो गीतांजलि से मिलने के लिए उसके घर आती है और देखती है वो घर के काम में लगी होती है। तभी वो बोलती है, क्या गीतांजलि, तू जब देखो तब बस काम ही में लगी रहती है। जब तक तू बहू थी तब तक भी काम करती थी, आज जब तेरी बहू आ गई है तब भी तू काम करने में लगी हुई है। कभी तो आराम कर लिया कर। तू जब देखो काम को लेकर इतना परेशान क्यों रहती है? काम करने से शरीर अच्छा रहता है। जब मैं पूरे दिन खाली बैठी ही रहती हूँ घर में, तो अगर मैंने बहू का हाथ बटा भी दिया तो क्या ही दिक्कत है? वो सब तो ठीक है, तुझे उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब तो तेरी बहू आ गई है, अब तो तू अपनी लाइफ जी ले। तू भी कैसी बातें कर रही है? अब तो यहाँ जिंदगी खत्म होने की उम्र आ गई है और तुझे जिंदगी जीने की पड़ी है। तू मेरी बात ना समझ नहीं रही है। मेरे कहने का मतलब है कि अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब तो कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं जाती है? पहले तो तू अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से कहीं नहीं जा पाई थी, अब तो चली जा। अब तो बस चारों धाम की यात्रा पर ही जाना है और वहाँ पर अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना भी करना है। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। गीतांजलि, कहीं तो कोई आस्था चैनल तो नहीं देखने लगी है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है?
अरे मेरे घूमने का मतलब इस दुनिया में पूरी तरह अच्छे से घूमना है, जिसके बारे में तूने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। क्या तू नहीं चाहती कि तू पूरी दुनिया में घूम सके? मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? थोड़ा साफ साफ बोल। मैं अभी कुछ समय पहले ही अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल गई थी। तुझे पता है उसका पति दुबई में रहता है। मैं तो वहाँ जाकर वहीं की हो गई। जब से वहाँ से आई हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत सुंदर शहर है वो। जब मैं वहाँ घूम रही थी तो मुझे तेरी याद आई। अगर तू वहाँ होती तो कितना मजा आता। वहाँ तेरी बेटी और दामाद रहते हैं, मेरे बहू बेटे नहीं रहते जो मैं वहाँ घूमने के लिए जाऊँ। अरे तू घूमना चाहती है तो अपने बेटे को बोलना, इतने समय से काम कर रहा है, क्या वो तुझे दुबई में घुमा नहीं सकता है? वो बहुत अच्छी जगह है। अगर एक बार जाएगी ना तो तेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। मैं तुझे वहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि वो कितना सुंदर शहर है। गोदावरी इतना कहकर गीतांजलि को दुबई की अच्छी अच्छी फोटो दिखाती है जहाँ पर वो घूमी होती है। वहाँ की फोटो देखकर गीतांजलि का भी मन मचल जाता है और वो बोलती है गोदावरी से, तू सही कह रही है, ये जगह तो सच में बहुत अच्छी है। यहाँ जाकर तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मुझे भी घूमना है इस जगह पर। जब मैं तुझे इतनी देर से बोल रही थी, जब तूने मेरी बात मानी नहीं, अब तेरा फोटो देखते ही मन हो गया घूमने का। दुबई की इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर देखकर अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी दुबई घूम कर आ जाऊँ। आने दो आज शाम को मेरे बहू और बेटे को, तब मैं कहूँगी उनसे कि वो लोग मुझे दुबई घुमा दे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे बेटे बहू कहाँ गए हैं? जब देखो वो हमेशा गायब ही रहते हैं। अरे वो मेरी बहू की मम्मी की तबीयत खराब है, थोड़ी उसी से मिलने के लिए गए हैं दोनों। आ जाएंगे शाम तक। कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो उनसे बोलियो कि तुझे दुबई घुमा दे। वो तुझे चाहे कितना भी बोले, लेकिन तू अपनी जिद पे अड़ी रही हो। तू भी दुबई जाके घूमियो, तुझे बहुत मजा आएगा और वहाँ जाके अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवाइयो। कम से कम जिंदगी में कभी तो घूमने की कोशिश किया कर। बच्चे को पकड़ पकड़ के हमेशा बैठी ही रहेगी। तू सही कह रही है, आज अपने बेटे के आते ही मैं उससे कहूँगी कि वो मुझे दुबई घुमा दे। थोड़ी देर बाद गोदावरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन गीतांजलि के सर पर दुबई जाने का भूत सवार हो जाता है और वो बस अपने बहू बेटे के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जब उसके बहू और बेटे घर वापस आते हैं तो वो अपने बेटे पुनीत से बोलती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू मेरी विश पूरी करेगा? माँ, ऐसी कौन सी विश है आपकी जो आपको मांगने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है? बेटा देख, मैं कुछ भी घुमा फिरा कर भी नहीं बोलूँगी। मुझे दुबई घूमना है, क्या तू मुझे दुबई घुमाएगा? सासू जी, आपको दुबई घूमने का बुखार कब से चढ़ गया? किसी ने आपको भड़काया होगा ना? बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? माना मैं तेरी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन दुनिया मैंने तुझसे ज्यादा ही देखी है। अगर मेरा कहीं घूमने का मन कर रहा है तो क्या मैं अपने बेटे से ये कह भी नहीं सकती? माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने दुनिया घूमी नहीं है, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप दुबई घूमने के लिए कह रही हैं। वो भी बहुत दूर है दुबई, और आज तक आपने दुबई घूमने की बात नहीं की। आज क्यों? बहू तू मुझसे ज्यादा सवाल मत कर। मैंने ये बात अपने बेटे से पूछी है, ना कि तुझसे, तो वही जवाब देगा। माँ, आप दुबई की बात कर रही हो। आज तक मैं शहर के बाहर नहीं गया और आप कह रही हो आपको दुबई जाना है। अरे जब मैं खुद ही नहीं गया तो आपको कैसे लेकर जाऊंगा? अगर ले जाने का सोचा तो भी नहीं ले जा सकता। इसको सपना समझ के भूल जाओ माँ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दुबई जा सके। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अगर तू मुझे मेरी पसंद की जगह पर नहीं घुमा सकता तो तेरे बेटे होने पर लालत है। गीतांजलि बिना कुछ पूरी बात जाने ही अपने बेटे को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसके बहू बेटे आपस में बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माँ जी को दुबई जाने का बुखार कैसे लग गया। हमारे जाने से पहले माँ जी ठीक ठाक थी, और हमारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि दुबई जाने की रट लगा के बैठ गई। मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। ये जो गोदावरी आंटी है ना, एक नंबर की कामचोर है। अरे काम वाम कुछ करती नहीं है और दूसरों को भड़काती रहती है। वो अभी कुछ दिन पहले ना अपनी बेटी और दामाद के यहाँ ना दुबई गई थी, और वहाँ से आने के बाद पक्का यहाँ आई होगी और माँ को भड़का के चली गई होगी, और माँ भी उनकी बातों में आ गई। मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल कर गया क्या नहीं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी माँ ने मुझसे कोई चीज पहली बार मांगी है और मैं उनको दे नहीं पा रहा, वो भी पैसों के कारण।
इस बात को कई दिन गुजर जाते हैं। जहाँ एक तरफ पुनीत और मधु पैसों से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि पर दुबई जाने का बुखार चढ़ा हुआ था, जिसके आगे वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी एक दिन मधु अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। अगर तुम लोग मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मैं अब तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। माँ जी आप बच्चों की तरह जिद लेके क्यों बैठी हैं कि आपको दुबई जाना है? आपकी वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, वो आपको दुबई लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पैसों की परेशानी के कारण आपको नहीं ले जा पा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ यहाँ से। गीतांजलि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसका बेटा पुनीत वहाँ आता है और बोलता है, माँ बिल्कुल सही कह रही है, हम सब चलेंगे, वो भी दुबई। ये क्या मजाक कर रहे हो आप? आपको पता है कि दुबई जाने में कितना खर्चा होगा? हाँ मैं जानता हूँ दुबई जाने में बहुत खर्चा होगा, लेकिन मेरा 1 रुपया भी ना नहीं लगने वाला है और हम दुबई घूमकर आ भी जाएंगे, वो भी पूरे परिवार के साथ। लेकिन ये कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कह रहे हो साफ साफ बताइए। बात बस इतनी सी है कि हमारे कंपनी में ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, जिसके बारे में ना मेरी कंपनी में कोई नहीं जानता, तो उसको सॉल्व करने के लिए ना मुझे ही जाना होगा। और ये ऑफर मुझे मिला तो मैंने सर से जाके बात की, तो सर ने मुझे कहा कि तुम फैमिली पैकेज के साथ जा सकते हो। तो अब हम सब चलेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी डील है। सर उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए हम सबको भेज रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं, जब कोशिश की जाए और नीयत साफ हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। पुनीत की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है और दुबई जाने की तैयारी करने लगता है। आखिरकार मधु की सास का दुबई जाने का बुखार दुबई जाकर ही उतरता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।